हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रॉकर रूप से आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त, उनका परिवार सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान की। देखिए 30 क्वेश्चन का जो है रैपिड फायर चलने वाला है और ये 30 क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको सही टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। रैपिड फायर है, जल्दी आंसर करना है आपको, क्योंकि जल्दी नौकरी पाना है तो जल्दी आंसर तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। ऑप्शन बी है अधिगम को सरल बनाएगा। ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बताइए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। देखिए, अगर दोस्तों मैं बात करूं बुनियादी स्तर मतलब प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना इसलिए बेहतर है क्योंकि बच्चा क्या करता है, इससे अपने आसपास के वातावरण से जल्दी सीख लेता है। क्योंकि आसपास का जो वातावरण होता है उससे वो मिलजुल कर रहता है और इंटरेस्ट लेता है, तो वो सीखने के लिए जो है कार्य करता है ना। तो ऑप्शन हमारा जो है डी पर जाएंगे, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ये नहीं होगा। डी हमारा राइट होगा दोस्तों। वेल डन, बहुत बढ़िया दोस्तों, डी राइट होगा आंसर हमारा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसी के साथ ऐसे ही आंसर करना है आपको। 30 क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है, तो जल्दी से निपटाना है आपको, जल्दी से करना है आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है अच्छी लिखावट। ऑप्शन बी है लेखन में स्पष्टता। ऑप्शन सी है बड़े अक्षरों में लिखना। ऑप्शन डी है छोटे अक्षरों में लिखना। बताइए, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक शेयर जानते हो क्या है? इसलिए कहता हूं कि लाइक शेयर जो आप करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है, मुझे हिम्मत पैदा करता है ना। तो मुझे हिम्मत देना है कि नहीं देना है भाई? मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जोश में बात करूँ, तो यही तो चाहते हो आप लोग। तो लाइक शेयर में कमी ना रखिए। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लेखन में स्पष्टता, बल्कि अच्छी लिखावट, बड़े अक्षर छोटे अक्षर मायने नहीं रखता है। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? लेखन में स्पष्टता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि छात्र जो है श्याम पट पर लिखी हुई चीज़ को आसानी से पढ़ सके, समझ सके, है ना, सुगमतापूर्वक उसको पढ़ सके। तो हमारा बी राइट पर है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, इसी तरह आंसर करना है क्योंकि आंसर भी आपको हमें मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। ऑप्शन बी है उसे दंड देंगे। ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बताइए, अगर मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कोई छात्र अगर देर से आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उनके अभिभावक को बुलाएंगे? ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ये तो समय खराब करने का है वक्त। अगर आप अभिभावक को बुला रहे हैं तो मतलब समय खराब कर रहे हैं। दंड देने की तो बात ही नहीं, क्योंकि दंड तो खुद में निगेटिव है। ठीक है, दंड हमें नहीं देना है बच्चों को। ठीक है, अगर मैं कहूँगा उस पर कोई ध्यान नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई? सारे बच्चे तो हमें बराबर हैं, सारे बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ए बी डी तो हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों, सी राइट होगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। देखिए, सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? कक्षा में देर आ रहा है बच्चा तो पहले उसको जानने की कोशिश करेगा, क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान भी तो करना है। और इसके लिए क्या करेगा? शिक्षक कदम उठाएगा, आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा। तो हमारा सी राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है। वेल डन, बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर आप लोग करते रहिए, कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ये ना सोचिए कि कमेंट आंसर आपके देखता नहीं हूँ, बस नाम नहीं लेता हूँ इस वजह से क्योंकि समय जो है हमें ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तैयारी कराना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करा लें वो ज़रूरी है, नाम जरूरी नहीं। नाम तो हमें कमाना है, नौकरी पालेंगे तो नाम तो वैसे भी होना है ना, समझ गए ना मेरी बात को। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है?
ऑप्शन ए है चुने गए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी है गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन डी है स्वस्वर अधिगम द्वारा। बताइए आंसर इसका क्या होगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए लाइव टेस्ट देना जरूरी होता है क्योंकि हम कितना सीख रहे हैं ये जानना जरूरी है, मूल्यांकन करना जरूरी है। भाई मान लीजिए आप एग्ज़ाम पर सीधे आप जा रहे हो, टेस्ट वहाँ पर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना बिल्कुल आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सोचने में सारा वक्त चलेगा। इसलिए लाइव टेस्ट देने से क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ लाइव टेस्ट दीजिए, मिस मत करिए दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, तो मैं बताऊंगा ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, स्वस्वर अधिगम द्वारा। स्वस्वर अधिगम द्वारा क्यों होगा ये भी सुन लीजिए। देखिए स्वस्वर का अर्थ होता है दोस्तों प्रवचन, प्रवचन होता है, अनुवाद होता है, पठन होता है। ठीक है, और स्वस्वर अधिगम द्वारा जो है विद्यार्थियों को जो है प्रेरित किया जाता है क्योंकि स्वस्वर खुद में एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, बल्कि हमारा चुना गया अध्ययन प्रासंगिक अध्ययन और गहन अध्ययन ये नहीं होगा, स्वस्वर अधिगम द्वारा होगा। डी हमारा ऑप्शन राइट है दोस्तों। वेल डन, बहुत बढ़िया, उम्दा, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया खेल लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए दोस्तों जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आपको जो वीडियो आती है लाइव टेस्ट होता है उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मिस नहीं करना है। ठीक है, बाकी बातों में ध्यान ना दीजिए, आंसर करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। देखिए अगर मैं दोस्तों बात करूं शिक्षा का उद्देश्य, हमें जो है शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायिक कुशलता का विकास कराना नहीं है, बल्कि हमें सामाजिक जागरूकता का विकास कराना नहीं है। और शिक्षा का उद्देश्य हम सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं करा रहे हैं दोस्तों, शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है दोस्तों जीवन जीने की कला सिखाता है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य क्या है, जीवन जीने की कला सिखाता है और जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। समझ गए, तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, डी राइट होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार कराना। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी है अभिभावक को ध्यान में इसे लाना, ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन, ऑप्शन डी है इसकी उपेक्षा करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में, अवांछित का मतलब जानते हैं जो बिल्कुल सही ढंग से नहीं हो। ठीक है, उस सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए विद्यार्थी को दंड देना ये तो खुद में निगेटिव हो गया, ध्यान में लाना इसका कोई मतलब ही नहीं। अभी आपको ध्यान में लाने से क्या होगा, कोई सॉल्यूशन होगा? ठीक है, कुछ नहीं। इसकी अपेक्षा करना, अपेक्षा करने का क्या मतलब भाई, सीधी सी बात है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार करना। भाई सीधी सी बात है कि बालकों के जो अवांछित व्यवहार होते हैं उनको कारण जानना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि क्या कारण है, क्या समस्याएं आ रही, इसका प्रबंध भी तो करना है और हमें जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना उचित मार्ग है। ठीक है, तो इसलिए सी हमारा राइट होगा, अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों आपके आंसर देख के, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस पर बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस वाले दिन कुछ विद्यार्थियों ने आपको बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे। आप उनसे उपहार मांगेंगे, गिफ्ट मांगेंगे, आप उन्हें धन्यवाद देंगे, या फिर आप उन्हें पैसे की बर्बादी करने के लिए नहीं बोलेंगे, या फिर आप उन्हें जो है बदले में शुभकामनाएं देंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी टाइप करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपके बीच में जो अनुराग सिंह चंदेल जी के हैं उनका आज जन्मदिन है और अनुराग सिंह चंदेल जी को जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप, हमारी विश है, हमारी टीम से की तरफ से विश है कि आप जो है जल्द सक्सेस हों। सभी जितने भी दोस्त अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी लोग जो कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग जो हैं जल्द सक्सेस हों, बस यही हम
अपनी तरफ से जो है विश देना चाहते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे भाई? उनसे गिफ्ट तो मांगेंगे नहीं, आप उन्हें पैसे बर्बाद करने के लिए बोलेंगे नहीं, आप उन्हें बदले में शुभकामनाएं भी नहीं दें। भाई आपको खुद मिल रहा है ना बधाई पत्र, आप उन्हें क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? राइट, बी राइट हुआ। वेरी गुड दोस्तों, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बी राइट है यहाँ पर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, या फिर ऑप्शन बी शिक्षक असफल है, या फिर सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर अव्यक्तिगत असफलता। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, कोई जगह मिस प्रिंट हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों असफलता कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर गलत लिख जाता है ऑप्शन, तो उसको सही कर लीजिएगा, असफलता है यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी आंसर करिए, इसका क्या होगा? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? जब एक विद्यार्थी, देखिए जब विद्यालय में एक विद्यार्थी असफल होता है तो दोस्तों ये होता है व्यक्तिगत असफलता। हमारा डी ऑप्शन राइट होता है। क्यों भाई? इसके लिए जो है हम पूरे सिस्टम, पूरी व्यवस्था को तो जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, ठीक है भाई। ये तो है नहीं कि हम पूरे सिस्टम को जो है जिम्मेदार ठहरा दें। हाँ, ये बात सच है कि शिक्षक की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि प्रत्येक बच्चा जो है सफलता को सुनिश्चित प्राप्त करे। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, या व्यक्तिगत असफलता है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए कमेंट में आंसर आपके देख रहा हूँ, बस हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम मतलब नाम नहीं लेते हैं आपका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कराना है, 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी है ईमानदारी, ऑप्शन सी है सहभागिता, ऑप्शन डी है आज्ञाकारिता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तब तक आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं चीज़ बता दूं। देखिए अगर मैं उत्तरदायित्व की बात करता हूं, उत्तरदायित्व का मतलब होता है जवाबदेही या जिम्मेदारी, या फिर इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर चार्ज बोलते हैं, ठीक है इसको। ईमानदारी की अगर बात आती है तो यहाँ पर आ जाता है हॉनेस्टी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सहभागिता, सहभागिता का मतलब जानते हैं क्या होता है? सहभागिता का मतलब होता है भागीदारी या फिर पार्टिसिपेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन की आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता का मतलब होता है कर्तव्य परायण, या फिर वफादार बोलते हैं, या फिर इसको ड्यूटीफुल बोलते हैं, या फिर आप इसे ओबीडेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारी जो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, वो है आज्ञाकारिता। अब यहाँ पर कहेंगे दोस्त कि यहाँ पर सर जी कहीं कहीं पर सहभागिता भी दिया है। हाँ, कई पुस्तकों में सहभागिता भी दिया है, लेकिन ये चीज़ समझिए कि ऑप्शन तो सारे राइट होते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें दोस्तों एक मेन हमें ढूंढना पड़ता है, जो सबसे मेन होता है, और सबसे मेन चीज़ है आज्ञाकारिता, मतलब ड्यूटीफुल ओबीडेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों डी ही राइट होगा, ठीक है। डी राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और आप विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या फिर आप उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर आप उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या फिर आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, यदि कोई विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करने वाले हो दोस्तों? बताइए, खुद पर लागू करिए। तो बताइए आप क्या करेंगे? भाई सीधी सी बात है, ना तो मैं अनुमति दूंगा और ना ही मैं मना करूंगा, और सीधी सी बात है मैं दंडित करने का तो कभी मतलब ही नहीं। सीधी सी बात है मैं कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्यों भाई? जो असंबद्ध प्रश्न पूछ रहा है बालक, तो इससे जो है कि शिक्षण प्रक्रिया में अवरोध ना है, ठीक है भाई। बीच में बताने का मतलब क्या है? बीच में बताने से जो अवरोध पैदा होगा ना, अवरोध उत्पन्न होगा ना, प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये तो है नहीं। हमें अनुशासन बनाए रखना है, शिक्षण कार्य जो है इसको बनाए रखना है। तो आप क्लास होने के बाद जो है प्रश्न का उत्तर देंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। वेरी गुड, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या फिर आदर्श रूप में बर्ताव कर, या फिर
उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। बताइए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए, सामाजिक मूल्य को विकसित करना महान व्यक्तियों के बारे में बताकर सामाजिक मूल्य विकसित नहीं होता है ना। आप अनुशासन को अनुभूत करें तब भी नहीं होगा, आप कहानियाँ सुनाएंगे तब भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब तक कि शिक्षक खुद को जो है आदर्श रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा, खुद को आदर्श आचरण को नहीं अपनाएगा, तब तक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य का विकास नहीं कर सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? सी राइट होगा, आदर्श रूप में बर्ताव कर। सी राइट होगा हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ऑप्शन डी है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अविरति। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? भाई विद्यालय में है तो रुचि का अभाव होएगा नहीं, क्योंकि वो तो कार्य जो शिक्षा है वो टीचर बना के चलता है ना। और विद्यार्थियों में रुचि का अभाव, भाई इंटरेस्ट बना के रखता है ना शिक्षक, वैसे सारे लोगों को बना के रखता है, माहौल बना के रखता है। और बाकी दंड नहीं देना, ये कौन सी बात है? सीधी सी बात है, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। भाई देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, भाग जाने के कई कारण होते हैं। पहली बात, विद्यालय के वातावरण का जो अप्रजातांत्रिक जो होता है स्वरूप, उसके कारण होता है। दूसरी चीज़ मैं बात करूं, छात्रों में जो है सुरक्षा की भावना का अभाव। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूं, शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से नहीं चलना। और चौथी बात तो आप देख रहे हैं, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अवृत्ति। हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत ज़बरदस्त आंसर कर रहे हो दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत हमें हिम्मत दे रहे हो, बहुत हमें मोटिवेट कर रहे हो, बहुत ऐसे ही लगे रहिए। 30 क्वेश्चन ऐसे ही निपटाने, रैपिड फायर है और बता रहे रुकना नहीं है। बस एक चीज़ है कि ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। मेहनत देखो मैं बिल्कुल पूरे ईमानदारी से करता हूँ, बस आप जो है ना कंजूसी ना करिए, लाइक शेयर है ना जितना हो सके करिए, फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए बिल्कुल टिकटॉक की तरह। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके पास दोस्तों, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। ऑप्शन सी है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने के अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या, बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। भाई देखिए सीधी सी बात है, शिक्षक अपने ही श्रम की प्रवृत्ति तो दिखाने का कोई मतलब नहीं भाई, व्याख्या करने से ये तो विकास हो नहीं सकता। तीसरी चीज़, उदाहरण देने से अगर विकास हो रहा तो सभी उदाहरण ही दे रहे होते। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देना चाहिए, क्योंकि श्रम स्फूर्ति का विकास तभी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको आजकल आप जानते हैं क्या है, आजकल विद्यालय में दोस्तों एनएसएस, ठीक है एनएसएस हो गया आपका, देखा होगा, और बाद में करूं एनसीसी हो गया, और खेल कूद जैसे कोर्स हो गए विद्यालय में, इसीलिए पाठ्यक्रम में लाए गए हैं क्योंकि विकास जो है ना स्फूर्ति का विकास हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दोस्तों सी राइट है, सी राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन ए है मानवीय समर्थकों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी है जैविक अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढता है। ऑप्शन सी है बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बाकी ऑप्शन में कुछ चीज़ें निगेटिव होती हैं उनको आप देखिए। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सटीक आप आंसर दोगे, बस ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं अगर बाल विकास की बात करूं, देखिए बाल विकास जो है दोस्तों मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब जब वो धीरे धीरे निर्भरता से भाई आगे की ओर बढ़ता है तो बच्चों में क्या होता है, तो बच्चों में संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है। भाई क्रमिक विकास को ही बाल विकास कहते हैं। और जो एक दूसरे के क्या होते हैं,
एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होते हैं, बल्कि हम परिवर्तन का परीक्षण कराना, व्याख्या ढूंढना, तुलना करना ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, डी राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हुआ। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए है या बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, ऑप्शन बी है परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ऑप्शन सी है या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ऑप्शन डी है या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होना क्यों जरूरी है? बताइए भाई, अब शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए है कि मतलब अनुशासन बनाए रखना। अरे ये तो हो नहीं सकता। परीक्षा में परिणाम की उन्नति करेगा? नहीं भाई करेगा। सुविधाजनक करेगा तरीका अपने? ये नहीं है भाई। सीधी सी बात है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही तो शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है। जब तक कि ज्ञान नहीं होगा तो बालक के व्यवहार को, ज्ञान को कैसे समझेगा और कैसे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकेगा। तो सीधी सी बात है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आंसर हमारा क्या राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत उम्दा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर आप बात को ध्यान से समझिया करिए, सब कुछ समझ में आएगा, सारे ऑप्शन समझ में आएंगे, कहीं नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। परिवार एक साधन है। परिवार क्या है दोस्तों? परिवार की अगर बात करूं, अनौपचारिक शिक्षा है या फिर औपचारिक शिक्षा है या गैर औपचारिक शिक्षा है या दूरस्थ शिक्षा है? बताइए परिवार क्या है। देखिए, परिवार की अगर बात आती है तो परिवार तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बालक का सबसे प्राथमिक विद्यालय बालक परिवार ही होता है। ठीक है, और माता पिता ही प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। ठीक है, और जो प्राप्त होता है ज्ञान परिवार से वो दोस्तों होता है अनौपचारिक। ठीक है, इसी ज्ञान से जो है बालक के जो है अंदर क्या होता है, सामाजिक और नैतिक मूल्य का जो है विकास होता है। तो परिवार एक साधन जो है दोस्तों अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं होगा। ठीक है, औपचारिक में आता है स्कूल वगैरह। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जैसे हम लोग कहीं कोचिंग दूर पढ़ते हैं, कहीं जैसे मान लो कि मैं कानपुर में रहता हूँ तो लखनऊ पढ़ने जाता हूँ। ठीक है, बाय ट्रेन बाई, है ना, तो ये चीज़ें हो गई दूरस्थ शिक्षा से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो होगा ए राइट होगा, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, आगे आते हैं 17 पर। ये तो क्वेश्चन सरल था, आप सभी का आंसर सही है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, कमेंट में आपके आंसर देख रहा हूँ, उसकी कोई टेंशन ना लीजिए, बढ़िया खेल लो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ दोस्तों। अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बताइए भाई, शिक्षा के लिए तो बहुत आवश्यक गुण होते हैं। जैसे मैं बात करूं, बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। मैं बात करूं तो बच्चों के जो है बुद्धि स्तर की समझ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बच्चों के अभिवृत्ति की समझ होनी चाहिए। भाई बच्चों की समस्याओं के बारे में समझ होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये सारे हमारे राइट हैं। उपरोक्त सभी, डी हमारा राइट होगा। बहुत बढ़िया आंसर करा, उपरोक्त सभी, बाल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की और विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, 18 क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी है प्राक बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है वयस्क अवस्था में, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डायरेक्ट आंसर आपको करना है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए। देखिए लाइक शेयर में जो है कमी ना रखिए। लाइक शेयर में जो है ना बिल्कुल तेज़ी के साथ इसको जो है करिए, क्योंकि पढ़ाने का मज़ा तभी है जब आप लाइक शेयर करते हैं दोस्तों। कंजूसी नहीं करिए, ठीक है, कंजूसी नहीं चलने वाली, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो जब सक्रिय सदस्य की बात आती है ना दोस्तों, तो वो आती है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था तो होती है 12 के बाद, 12 से 18। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था की बात आती है। पूर्व किशोरावस्था क्या होती है? 9 से 12। ठीक है, 9 से 12 में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? ए राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया खेल लो आप लोग। किशोरावस्था हमारा राइट है, ए ऑप्शन राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, मनोचित्रण का संदर्भ है। ऑप्शन ए है जोखिम भरे कार्य के लिए कार्य योजना। ऑप्शन बी है मन का चित्रण खींचना। ऑप्शन सी है मन को बढ़ाने की एक तकनीक। ऑप्शन डी है मन के प्रकार का अन्वेषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है। भाई जोखिम भरा कार्य करना या कार्य योजना करना, ये तो है नहीं। दूसरी बात है मन का चित्र खींचना, मतलब सेल्फी ले लो भाई, चल बेटा सेल्फी ले ले, है ना, तो बी तो होगा नहीं, ठीक है, बी भी नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ मैं अगर बताऊं, सी मन को बढ़ाने की एक तकनीक। भाई मन को कैसे बढ़ाने के लिए, मनोचित्रण का मतलब होता है मन को बढ़ाया जाए, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो दोस्तों होगा डी राइट होगा, मन के प्रकार का अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब जानते क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, ऐसे ही करना है आंसर। मज़ा आ रहा है दोस्तों यार, जब आप लोग आंसर करते हो ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे जोश मिलता है, पढ़ाने में जोश आता है मुझे, ठीक है। सिर्फ आपके कमेंट, आपके लाइक शेयर से मुझे जोश मिलता है। तो समझ सकते हैं यहाँ से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए है विचारों में सृजनात्मकता। ऑप्शन बी है दूसरों के साथ लड़ना। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति में अनूठापन। ऑप्शन डी है कौतूहल। कौतूहल की बात अगर कहें तो दोस्तों कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है, या उच्च बुद्धि लब्धि। देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत जो है निम्न में से क्या नहीं है। भाई देखिए प्रतिभाशाली में अगर आते हैं तो उच्च बुद्धि लब्धि आता है, ठीक है। उच्च बुद्धि लब्धि क्या होता है, 130 के पार, ठीक है, 130 के पार, ठीक है। अभिव्यक्ति में अनूठापन आता है, ठीक है। उत्सुकता आती है जिसको हम लोग कौतूहल भी बोलते हैं। विचारों में सृजनात्मकता आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन प्रतिभाशाली में दोस्तों जो होता है दूसरों के साथ लड़ना नहीं आता। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, बी राइट होगा। भाई देखो निगेटिव चीज़ें को पकड़ा करो, ऑप्शन में छिपे रहते हैं, बस उन पर निशाना मारिए, डायरेक्ट आंसर कर दिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, दूसरों के साथ लड़ना है। लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, बस पढ़ाई चलेगी, नौकरी पाना है ना, तो लड़ाई झगड़े में तो कोई मतलब ही नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि। ऑप्शन ए है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। ऑप्शन बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। ऑप्शन सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया था। ऑप्शन डी बात करूं तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बालिका शिक्षा को महत्व देना क्यों उचित है, बताइए। भाई बालिकाएं बालकों से क्या ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होती हैं, बुद्धिमती होती हैं? ऐसा तो है नहीं भाई, किसी की बुद्धि को तो आप नहीं नाप सकते। लड़कियां भी तेज़ हैं, लड़के भी तेज़ हैं, तो अब लड़कियां कहेंगी नहीं अब तो मैं तेज़ हूँ, तो ये तो नहीं होने वाला है, सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ करूँ, अगर बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है मतलब कम संख्या में है, ये भी चीज़ नहीं है। अतीत में बालिकाओं के साथ गलत हुआ था, विभेदित किया था, ऐसा नहीं भाई, ये तो कहा नहीं जा सकता है कि बालिकाओं को जो है बुरी तरह से विभेदित किया था। यहाँ पर तो लड़कों की भी बात हो सकती है ना। तो सीधी सी बात है, हम डी ऑप्शन पर जाएंगे, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होते हैं। भाई देखिए किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में जो है बालिका की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि इसमें जो है लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। समझिएगा, क्योंकि इसमें लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं हम लोग दोस्तों। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। ऑप्शन डी है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आप कहते हैं ना कि 130 140 पार लाना है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि 140 पार लाने के लिए सारे सब्जेक्ट हमें बराबर लेके चलना पड़ता है। मोहित सर मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एवरेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 0 से पढ़ा रहे हैं, 0 से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल है ना। आप लोग बस जो है ना लाइव टेस्ट नहीं देते हैं वहाँ पर, आप उनकी भी क्लास देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें अगर नौकरी पानी है तो सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है, और मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि सीडीपी आता है तो सीडीपी ही हम पढ़ेंगे,
ठीक है। मैथ नहीं आता तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें बताइए 30 नंबर का आएगा तो उसमें आप 25 नंबर ले आओगे? ऐसे नहीं आता भाई, पढ़ने से आता, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो उनकी क्लास आप लोग देखा करिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर जो करती है दोस्तों, वो समुदाय के समर्थन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि शिक्षकों में अविरत गिरती पर परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। सीधी सी बात है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन हमारा जो है बी राइट है दोस्तों, बी राइट है, बहुत बढ़िया दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ऑप्शन ए है कठोर परिश्रम का सुझाव, ऑप्शन बी है ग्रंथालय में अध्ययन, ऑप्शन सी है निजी शिक्षण का सुझाव, ऑप्शन डी है निदानात्मक शिक्षण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार। देखिए समस्याओं का उपचार अगर करना है तो आप कठोर परिश्रम का सुझाव देंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। लाइब्रेरी में अध्ययन करना ये तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं निजी शिक्षण का सुझाव, निजी शिक्षण का भाव भी नहीं होगा भाई। सीधी सी बात है, अधिगम में संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का अगर जो उपचार करना है तो निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक जानते क्या होता है? देखिए निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोसिस, ये एक हिंदी का रूपांतरण है, ठीक है। और निदान का अर्थ जो होता है दोस्तों, अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना होता है, ठीक है। निदानात्मक क्या होता है? निदान का मतलब होता है अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। तो ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों डी राइट है। बहुत बढ़िया आंसर करा आपने, डी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मज़ा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए नाम नहीं लेंगे, अगर कुछ लोगों के नाम लेंगे जो आंसर देख रहे हैं कि कौन कौन नाम जो आंसर दे रहे हैं उनके नाम मुझे दिख रहे हैं, लेकिन नाम लेने का मतलब जानते क्या होता है? नाम लेंगे, 5 लोगों के नाम देंगे तो बाकी कहेंगे सर इनके नाम लेते हैं, मेरे नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए नाम लेना बंद ही कर दिया भाई। क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखो। नाम तो तभी कमा सकते हो जब नौकरी जिस दिन पालोगे ना, उसी दिन नाम हो जाएगा, उस दिन नाम लूँगा मैं, ये सोच लेना आप। आते हैं क्वेश्चन 24 पर दोस्तों। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन ए है पुरस्कार देकर, ऑप्शन बी है सही मार्गदर्शन दिखाकर, ऑप्शन सी है उदाहरण देकर, ऑप्शन डी है कक्षा में भाषण देकर। बताइए एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कैसे कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित, अगर मैं अनुप्रेरित की बात करूं तो अनुप्रेरित का मतलब जो होता है दोस्तों समझ लिए यहाँ पर, तब तक आप लोग आंसर करिए। देखिए अनुप्रेरित का मतलब होता है जो किसी प्रेरणा से प्रेरित हो, जिसे प्रेरित किया गया हो, ठीक है। अनुप्रेरित का मतलब क्या होता है? जो किसी प्रेरणा से प्रेरित हो या फिर जिसे प्रेरित किया गया हो, ठीक है। तो हमारा अगर मैं बात करूं अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर नहीं, पुरस्कार देकर। भाई शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए, भाई उनके द्वारा जो किया गया कार्य है और उसमें आप लोग क्या देंगे? पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, है ना। पुरस्कार देकर ही तो प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? ए राइट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ए हमारा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप शिक्षक हैं और कोई विद्यार्थी जो है आपका सम्मान नहीं करता। जैसे मैं बात करूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, कई दोस्तों को लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ रहा है और मैं जो है कई लोग सोचते हैं कि हाँ सर जी के लिए लाइक शेयर भी करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं भाई टाइम क्यों ख़राब करें, तो ये नहीं सोचना है। आपको जो है लाइक शेयर तो करना है, क्योंकि लाइक शेयर करने से मोटिवेट मिलता है और यहाँ पर आपको भी आगे ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। ये तो एक एग्जाम्पल दिया था। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अपेक्षा करेंगे, या फिर आप उसे जो है परीक्षा में कम अंक देंगे, या फिर आप उसके अभिभावक को बात करेंगे, या फिर आप उसे डांटेंगे? बताइए क्या करेंगे? भाई कोई विद्यार्थी अगर आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो उसकी अपेक्षा करने, उसको जो है सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग लाइक शेयर नहीं करते तो क्या मैं सुनाता हूँ? भाई आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या मैं सुना रहा हूँ? नहीं सुनाता हूँ ना। तो ये चीज़ याद रखिए, परीक्षा में अंक देंगे कम, ऐसा क्यों करेंगे भाई? ये तो आप जो है ना उसके साथ गलत कर रहे हैं, बच्चे के साथ, है ना। और सारे बच्चे तो हम लोगों के लिए बराबर हैं।
तो क्या करेंगे, उसे डांटेंगे? डांटना भी नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है, आप उनके अभिभावक से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे भाई? उनके अभिभावक से बात इसलिए करेंगे क्योंकि विद्यार्थी की जो व्यवहारिक समस्या जो आ रही है उसका पता लगाएंगे, ठीक है, और समस्या का जो है समाधान करेंगे। भाई आपका सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके व्यवहारिक में जो समस्या आ रही है उसका हम लोग क्या करेंगे, समाधान करेंगे, पता लगाएंगे ना, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, आप पहले जो है अभिभावक से इस बारे में बात करेंगे। तो सी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, बताइए शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षक केंद्रित है, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित है, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक केंद्रित है, ऑप्शन डी अनुभव केंद्रित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए शिक्षण, अगर मैं शिक्षण की बात करूं, शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है दोस्तों वो शिक्षक केंद्रित होता है। क्यों होता है भाई? आपने देखा शिक्षा कक्ष में जो है शिक्षक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, ठीक है। और उसके बिना तो शिक्षण अधिगम भी तो नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षा केंद्रित होता है, क्योंकि उसके बिना जो है अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती। इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके साथ। चरित्र का विकास होता है, ऑप्शन ए है इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी है बर्ताव और व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी है नैतिकता द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चरित्र का विकास कैसे होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? देखिए चरित्र का जो मैं अगर बात करूं करेक्टर है ना, तो उसका जो ऑप्शन होगा राइट होगा, डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि चरित्र का विकास जो है व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार और नैतिकता, इन सभी पर आधारित होता है ना। बर्ताव, आपका व्यवहार, यही तो आपका चरित्र बताता है। नैतिकता, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? आपका कैरेक्टर बताता है ना। तो सारे ये सही हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी राइट हुआ। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो दोस्तों, बस ऐसे ही करना है आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन है ए विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन बी है स्मृति स्तर, ऑप्शन सी है चिंतनशील स्तर, ऑप्शन डी है समझ स्तर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए शिक्षण अधिगम में दोस्तों मैं अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, विभेदीकरण स्तर नहीं होगा। विभेदीकरण शिक्षण जो है अधिगम का स्तर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है छात्रों को जो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो है छोटे छोटे समूह में बांटने की एक प्रक्रिया है। जो विभेदीकरण है ये तो बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं शिक्षण अधिगम में स्मृति स्तर, चिंतनशील और समझ, ये तीनों चीज़ें आती हैं, बल्कि विभेदीकरण स्तर जो है नहीं आता है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। शिक्षण अधिगम के स्तर में विभेदीकरण स्तर नहीं आएगा। विभेदीकरण स्तर में बार बार बोल रहा हूँ कि ये बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों को बांटने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, ये चीज़ होगा ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि एक विद्यार्थी जो है कक्षा में भाग लेने में संकोच कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, या फिर आप जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या फिर उन प्रश्नों को पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो, मतलब उसको नॉलेज में नहीं हो। ऑप्शन डी अगर बात करूं, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच, देखिए संकोच का मतलब है हेजिटेट कर रहा है, वो संकोच कर रहा है ना, वो घबरा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे? भाई बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। भाई ऐसा क्यों?
जो आता है, मान लो से आता है ए फॉर एप्पल होता है तो वही पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कट जाता है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उसके उत्तर जो है इसके सामर्थ्य से बाहर। भाई ये कभी मत करना। जो स्टूडेंट के जो बिल्कुल नॉलेज से बाहर हो, मान लो कि वो कक्षा 8 का है और आप पूछ रहे हो कक्षा 12 का, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। कक्षा 8 का पढ़ने वाला छात्र जो है 12 का जो है सवाल कैसे बता सकता है ना। तो ये भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हम जाएंगे डी पर। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। मतलब शिक्षण अधिगम, देखिएगा सुनिएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है शिक्षक द्वारा संकोचित छात्र से तभी प्रश्न करना चाहिए जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, क्योंकि धीरे धीरे उसके अंदर जो है आत्मविश्वास, आत्मशक्ति का संचार होता है और वो कक्षा में सहभागी बन सके, ठीक है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट है भाई। आत्मशक्ति का संचार होना या फिर वो पार्टिसिपेशन करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, तभी तो आप प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट है, डी ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों ये रहा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, ऑप्शन बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी निर्देशात्मक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है ना सेशन लाइव टेस्ट जो है रोज डेली देना चाहिए। इसको जितना हो सके लाइक शेयर करें, क्योंकि ये आपका काम है। बाकी क्वेश्चन मेरा काम है, इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं ना आप लोग। बताइए इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूँ आदर्शवादी, देखिए आदर्शवादी जो है शिक्षा में शिक्षक को सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है, क्योंकि इससे ही जो है संसार में शिक्षक को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। आदर्शवादी की मैं बात कर रहा हूँ। आदर्शवादी अगर शिक्षा में शिक्षक को सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है, और यही चीज़ जो है संसार में पूरे विश्व में बता रहा हूँ गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, तो शिक्षक का बर्ताव जो होना चाहिए आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। बल्कि प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, निर्देश देने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्रशासन चला रहा हो, बिल्कुल अपनी हुकूमत कर रहा है। शिक्षाप्रद मतलब ज़्यादा ही टैलेंटेड, एजुकेटेड दिखा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आदर्शवादी होना चाहिए। सी हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर आपने किया दोस्तों। सारे आंसर आपने जो है बहुत लोगों ने सही किया है। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, यही चीज़ देख के हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त। और दोस्तों इसी के साथ जो है हम लाइव टेस्ट ख़त्म करते हैं। रोज डेली 1:15 पर लाइव टेस्ट आपका चलता है दोस्तों। और आप जो है बस यही कहूँगा कि जितना आप जो है पार्टिसिपेट करें, लाइव टेस्ट दें, उतनी अच्छी तैयारी होगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। बाकी पसंद आई हो दोस्तों लाइव टेस्ट आपका, तो आप जो है इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करें दोस्तों। बस इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, घर पर सेफ रहिए। बस धन्यवाद।